Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My respected student, Assalamu alaikum. In virtual class session by SSAT Degree College 2020 and 21, you are welcome again. सेकेंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट, बैंकिंग में आज हम जो है चैप्टर नंबर 4 पे बात करने जा रहे हैं और ये चैप्टर कहलाता है कमर्शियल बैंक यानी तिजारती बैंक। तिजारती बैंक क्या होता है, इसके काइंड्स और फंक्शंस क्या हैं, आइए। कमर्शियल बैंक जो है एक ऐसा बैंक होता है जो कि किसी मुल्क में तिजारत के अमल को तरक्की देने के लिए कायम किया जाता है, ठीक है। और अगर हम जमा के सेंस में इस्तेमाल करें तो ऐसे तमाम बैंक जो किसी रियासत या मुल्क में कमर्शियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए काम करें उन्हें कमर्शियल बैंक्स कहा जाता है। और मेन अगर इसकी डेफिनेशन पे जाया जाए तो यही वो बैंक है जो लोगों की डिपॉजिट्स को अपने पास सेव करता है और कर्जे क्या है जारी करता है। सो अ बैंक which accepting deposits and advancing loan to the public as according to their requirement is called commercial bank. A bank which established to promote business activities in a country and it also provides its valuable services to the business class and to the common people as well as is called commercial bank, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक वो होता है जो किसी मुल्क में तिजारत के अमल को तरक्की देने के लिए कायम किए जाते हैं और ये ख़ास तौर पर बिज़नेस क्लास और आमतौर पर तमाम लोगों के लिए वो वैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि किसी बैंक का अहम खासा हो। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक में दो चीज़ें आ जाती हैं हमारे स्टूडेंट, या तो शेड्यूल बैंक्स होंगे या नॉन शेड्यूल। ऐसे तमाम बैंक जो कि हुकूमत पाकिस्तान के कायम करदा सेंट्रल बैंक, जैसा कि हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक। तो जो बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रजिस्ट्रेशन हासिल करके लाइसेंस लेकर काम करते हैं, ऑल दोज बैंक्स आर कॉल्ड शेड्यूल बैंक्स। और जब आप शेड्यूल हो जाते हैं तो फिर आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ हासिल करने के लायक हो जाते हैं। दूसरी जानिब कुछ आपको पॉलिसीज़, रूल्स और कहना चाहिए पाबंदियों का भी क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप एक बाहैसियत बैंक बन जाते हैं, क्योंकि आप रजिस्टर्ड बैंक कहलाते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। इसी तरह ऐसे तमाम इदारे जो बैंक तो हों लेकिन स्टेट बैंक के अंडर में ना आते हों और उससे लाइसेंस याफ्ता ना हो, लिहाजा ये नॉन शेड्यूल कहलाते हैं। और नॉन शेड्यूल जो होते हैं वो पब्लिक कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाते, लिहाजा लोग भी उन पर ट्रस्ट नहीं करते। एज फार एज द नॉलेज इज़ कंसर्न, शेड्यूल बैंक हमारे यहाँ ना होने के बराबर हैं। कुछ साल पहले 2 या 3 ऐसे बैंक्स थे जो कि नॉन शेड्यूल थे, लिहाजा उनको भी मुकम्मल तौर पर शेड्यूल बैंक जो है बनना पड़ा ताकि वो पब्लिक कॉन्फिडेंस गेट कर सके, राइट। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एक बहुत अहम सेगमेंट है एज फार एज द शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स आर कंसर्न। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक दो हिस्सों में ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है बच्चों, जिनके लिए बैंक बना था, और वो दो ही होते हैं, रिसीविंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन्स, यानी रकूमात को जमा करना और ज़रूरत पड़ने पर कर्जे फराहम करना। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ज़ाहिर है ये अकाउंट है जो डिपॉजिट्स की शक्ल में आपके यहाँ जो हैं रखे जाते हैं बैंकों में। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हम बैंक अकाउंट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा सर से डिस्कस कर देता हूँ उसको, कि वो अकाउंट होता है जिसमें आपकी रकम जो है एक ख़ास अरसे के लिए फिक्स कर दी जाती है और इस पर स्मार्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक आपको ऑफर करता है। और इसे वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनके पास ह्यूज अमाउंट होती है और फिलहाल उनकी आने वाले 5 सालों या 10 सालों के लिए उसकी नीड महसूस नहीं करते, तो वो उसको फिक्स अकाउंट में रखवा देते हैं। सेविंग अकाउंट सैलरीड पर्सन के लिए होता है जिनकी सेविंग्स क्या हो, कम हो, और वो इस अकाउंट को डील करते हैं। ये अकाउंट जो है तकरीबन 5000 से खुलता है, या फिर जैसे बैंक की क्या हो, एडवाइस हो या पॉलिसी हो। इसके साथ साथ इसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बैंक की जानिब से मिलता है और ज़कात भी लेस की जाती है। करंट अकाउंट मेरे स्टूडेंट एक फेमस अकाउंट है, और करंट अकाउंट जो है इसे करंट इसलिए कहा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं थ्रू आउट अ डे जो है, अक्रॉस द डे बहुत ज़्यादा होती हैं। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में कई दफ़ा पैसा जमा होता है और विड्रॉ होता है, और तमाम ही अकाउंट होल्डर को ये सहूलत हासिल होती है कि वो जब चाहे रकम जमा कराएं बैंकिंग आवर्स में और जब चाहे उसे विड्रॉ करवाएं। इसमें ज़्यादातर जो इंटरेस्ट लेते हैं वो आम लोग भी लेते हैं, और ख़ास तौर पे बिज़नेस क्लास का ये एक बेहतरीन आजकल के दौर में पसंदीदा अकाउंट कहलाता है। प्लस इसमें कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं होता और बैंक आपकी ज़कात भी लेस नहीं करता।
वेयर एज PLS अकाउंट स्टैंड फॉर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट। ये एक इस्लामिक सेंस का अकाउंट होता है हमारे स्टूडेंट, जिसमें आप बैंक को जो पैसा देते हैं, बैंक उसको इस्लामिक अंदाज में क्या करता है, यूज़ करने की कोशिश करता है, और उसमें आप प्रॉफिट में भी शेयर करेंगे और फिर लॉस में भी आपका क्या होगा, शेयर होगा। एडवांसिंग लोन में बैंक जो है, याद रखिएगा, अगर हम अरसे की बात करें तो 3 तरह के कर्जे डील करता है बैंक। शॉर्ट टर्म लोन, मिड टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म होते हैं चंद घंटों से लेकर तकरीबन 1 से 1.5 साल का जो अर्सा है वो शॉर्ट टर्म कहलाता है इकोनॉमिक सेंस के लिहाज से, और इसी तरह से 1.5 साल या 2 साल से 5 साल तक का अर्सा मिड टर्म कहलाता है, और उसके बाद जो 5 ईयर प्लस का जो अर्सा है उसे हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। एडवांसिंग लोन में मुख्तलिफ तरह के लोन हैं, लाइक कॉल लोन्स होते हैं जो कि बहुत ही चंद कहना चाहिए घंटों के लिए, इवन चंद दिनों के लिए इशू किए जाते हैं। तो शॉर्टेस्ट अरसे का जो कर्ज है वो कॉल लोन कहलाता है। कैश लोन नॉर्मली जो कैश फॉर्म में दिए जाते हैं, लेकिन ये भी शॉर्ट टर्म होते हैं। ओवरड्राफ्ट का जो एक कर्जा है वो भी एक शॉर्ट टर्म की एक सेंस होती है कि बैंक ओवरड्राफ्ट में डील करता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, करंट अकाउंट होल्डर के लिए होता है, क्योंकि उस पर बैंक को ट्रस्ट करने में आसानी होती है। ओवरड्राफ्ट में आप रकम जो होती है, अगर आपके अकाउंट में रकम कम है तो उससे एक्सीड अमाउंट अगर आप चाहते हैं तो बैंक को आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको ओवरड्राफ्ट की सहूलत दे। ऑर्डिनरी लोन्स भी आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म लोन ही कहलाते हैं ये भी। इसके अलावा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का भी क्या है, एक लोन का सेंस होता है। इस तरह हमारे स्टूडेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में सेकंड कैटेगरी किसकी है, सेकेंडरी फंक्शन की। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, ये वो फंक्शन है जो बैंक ने कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को देखकर, माहौल की बदलती हुई सूरत हाल को देखकर एडॉप्ट करने शुरू किए, और फिर एक लंबी फहरिस्त है जिसके अंदर बैंक एंगेज होता चला गया। पूरा बैंकिंग सिस्टम आजकल जो है वो अपने बेसिक नट शेल से बाहर आ चुका है। यानी बेसिक नट शेल आपका क्या कहता था, सिर्फ लोगों से पैसे लो और किसी को कर्ज दे दो और इसको 4 पैसे का ऑफर कर दो जो डिपॉजिट करवा रहा है, और जो लोन ले रहा है उससे ज़्यादा वसूल करो। ये कम ज़्यादा का फ़र्क तुम्हारी क्या बनेगा, आमदनी बनेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती चली गई, जैसे जैसे आबादी की ज़रूरियात बढ़ती चली गई, वैसे वैसे बैंकों ने भी अपने आप को वेल इक्विप्ड करना शुरू किया, वेल डेवलप करना शुरू किया, ताकि वो मुआशरे की ज़रूरियात पे पूरा उतर सकें और प्लस अपने बिजनेस को, अपने कंसर्न्स को इन्हेंस करके अपने फ़ायदे भी हासिल कर सकें। तो आज का जो बैंकिंग नेटवर्क है ये बहुत ज़्यादा क्या है, आपको फैसिलिटेट कर रहा है रिगार्डिंग डिफरेंट साइंसेस। तो इस सेकेंडरी फंक्शन की भी आप 2 हिस्से कर सकते हैं, एक कहलाता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज और दूसरा होगा एजेंसी सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज याद रखिएगा वो सर्विसेज हैं जो बैंक की तरफ से हर खास आवाम के लिए क्या है, मौजूद हैं। और जब बैंक एजेंसी सर्विस में आता है तो फिर वो बैंक आपका एजेंट बन के वर्किंग करता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या सिलसिला है। एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पढ़ाया था, और बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सपोर्टर जारी करता है इंपोर्टर के नाम। पहले वो दस्तखत कर देता है, 3 माह का ये बिल होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज पहुंचता है इंपोर्टर के पास। अब उस पर लाजिम होता है कि वो उसको लफ्ज़ एक्सेप्टेड लिखकर अपने सिग्नेचर करे। ये उसकी जानिब से क्या कहलाती है, एक्सेप्टिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन मॉडर्न डेज में कमर्शियल बैंक जो होता है वो भी आपकी तरफ से इस काम को सरअंजाम देता है और वो आपके बिहाफ पर इस बिल को एक्सेप्ट करने की भी अहलियत रखता है, और ये एक बहुत बड़ी सर्विस है, ज़ाहिर है, ठीक है। इसी तरह डिस्काउंटिंग का सेंस ये होता है कि एक्सपोर्टर ने बिल जारी किया इंपोर्टर के नाम, वो आपको 3 महीने के बाद ही आपको देगा। अब बिल आपके पास रखा हुआ है साइन शुदा और आपको रकम जल्दी चाहिए, तो आपके लिए ये एक सहूलत है, यू कैन गेट डिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम योर कमर्शियल बैंक। वो बिल लेकर आप कमर्शियल बैंक जाइए और उसको बिल देकर उसे डिस्काउंट कराएं, यानी 4 पैसे वो आपको कम देगा। टोटल अमाउंट फर्ज करें इंपोर्टर ने 1 लाख देनी थी, लेकिन वो 3 माह से पहले नहीं दे सकता क्योंकि बात तय हुई भी है, लिहाजा आपको तो जल्दी चाहिए, लिहाजा आप फर्ज करें 5,000 रुपये छोड़ने पड़ गए, बैंक ने आपको 95,000 पे कर दिए, तो ये बिल क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। लेकिन इंपोर्टर जो है जब 3 माह पूरे होंगे तो वो बैंक को कितनी अमाउंट देगा, पूरी 1 लाख रुपीज़। इस तरह बैंक को 3 माह के बाद 5,000 रुपये का फ़ायदा हासिल होगा। तो डिस्काउंटिंग में तीनों पार्टीज फ़ायदे में रहती हैं। आपको जल्दी रकम मिल गई जबकि बात 3 माह की हुई थी, इंपोर्टर को
3 माह का टाइम मिल गया, उसने आराम से वो चीज़ें जो खरीदी थी बेची, प्रोसेस किया अपना, और 3 माह के बाद बैंक को जो है 5,000 रुपये फ़ायदे में आ गए। प्लस आजकल के अंदर जो है हम देखते हैं पब्लिक सर्विसेज के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। एक टाइम था कि रकूमात का तबादला एक बहुत मुश्किल काम समझा जाता था। नाउ अ डेज इट इज़ टोटल कहना चाहिए कन्वीनियंट फॉर द बैंकिंग सिस्टम टू ट्रांसफ़र अ मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। प्लस क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी, एक अहम फंक्शन जो है वो किसका है कमर्शियल बैंक का, कि ये क्रेडिट मनी तख्लीक करता है। याद रखिए कैश मनी का ताल्लुक जो है वो स्टेट बैंक से है। कैश मनी मीन करेंसी, तो करेंसी नोट वो जारी करता है, लेकिन ये जो क्रेडिट होता है इट इज़ इशूड बाय द कमर्शियल बैंक्स, ये कमर्शियल बैंक इशू करते हैं। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। एज वेल एज अगर हम आगे देखें तो है एक कॉन्सेप्ट अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। अंडर राइटिंग क्या है? अंडर राइटिंग का मतलब है वो हक, वो राइट जिसके तहत कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो बैंक सेल करने की कोशिश करते हैं, उनके पास ये राइट आ जाता है। असल जगह जो प्लेटफॉर्म है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स की वो स्टॉक एक्सचेंज है लेकिन एक ख़ास राइट के तहत ये राइट जो होता है, हक होता है, ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू द बैंक्स के वो ऑन बिहाफ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ये काम कर सकें और पब्लिक को फैसिलिटेट करें, ताकि उनका कीमती वक्त, उनकी कॉस्ट, उनकी ट्रैवलिंग टाइम जो है उसे सेव किया जा सके। अब आप अपने इलाके के ही किसी नुमाइंदा बैंक से मिलकर किसी भी कंपनी के शेयर्स के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज का बैंक्स को शेयर्स के बेचने का हक देना क्या कहलाता है? अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स कहलाता है। प्लस इशुइंग लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी का जारी करना, ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है किसका? कमर्शियल बैंक का, टू प्रमोट कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन अ कंट्री। एक जानिब ये बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट भी करता है, ये भी सर्विस है, डिस्काउंट करता है, ये सर्विस है, और एक जानिब जो है इम्पोर्टर की फेवर में क्या जारी करता है? एलसी जारी करता है। इम्पोर्टर जब माल खरीदना चाहता है उधार ऑन अकाउंट और ऑन क्रेडिट, किससे? एक्सपोर्टर से, तो एक्सपोर्टर उस पर ये एतराज़ लगाता है चूँकि उसे जानता नहीं है, तो मैं आप पे बिलीव कैसे कर सकता हूँ, आप पैसे जो है वो किस तरह मुझे अदा करोगे, हाउ आई डू बिलीव ऑन यू। तो उसका फिर हल ये होता है कि आप अपने बैंक से एलसी की रिक्वेस्ट देते हैं और ये आपका डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक फॉरेन कमर्शियल बैंक को फॉरवर्ड करता है और वो फिर एक्सपोर्टर को एतमाद में लेता है कि पाकिस्तान से फर्ज करें एलसी हमारे पास आ चुकी है, अब हम इस पोजीशन में हैं कि माल को ऑन अकाउंट सेल आउट किया जा सकता है। तो ये भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है कमर्शियल बैंक का। प्रोवाइडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, यानी ऑनलाइन बैंकिंग की बात की जाए, एटीएम कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड जो होता है, याद रखिएगा पहले भी हमने डिस्कस किया था, क्रेडिट कार्ड बैंक का पैसा होता है, बैंक अपने कस्टमर या क्लाइंट को उसे देता है ताकि वो बआसानी अपने अखराजात को पूरा कर सके और उसे कैश भी कैरी ना करना पड़े। और एक क्लाइंट जो होता है वो बादअज़ां अपने, जैसे उसे कहा जाता है, महीने या 2 महीने बाद वो बैंक को वो जो रकम उसने बैंक के अकाउंट से यूज़ की है उसको पे करने का जिम्मेदार है विद सम चार्जेस। प्लस जो आपके डेबिट कार्ड होते हैं उन्हें एक्चुअल हम एटीएम कार्ड कहते हैं, लेकिन एटीएम से बेहतर लफ्ज़ क्या होगा? डेबिट कार्ड, क्योंकि वो इसका बिल्कुल उलट है। तो डेबिट कार्ड वो होता है जो हमारे ही अकाउंट में डील कर रहा होता है, जो हमारे पैसे बैंक में रखे हुए अगर हम वो विड्रॉ करवाएंगे तो एटीएम कार्ड यूज़ करेंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन के ज़रिए। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे स्टूडेंट, एजेंसी फंक्शंस क्या है एक कमर्शियल बैंक के? एजेंसी फंक्शन में क्या होता है? बैंक आपका एक एजेंट बन के क्या करता है? वर्कआउट करता है, ठीक है। एक्सेप्टिंग चेक्स एंड बिल्स, पहला मरहला क्या है? एक एजेंट होने की, ऐसी एक एजेंसी बनकर बैंक आपके लिए क्या करता है? वो चेक को वसूल भी करता है और बिल भी वसूल करता है और चेक पर अदायगी भी करता है। आप चेक पेश करेंगे तो वो आपके लिए सिर्फ काम करेगा, उस वक्त वो आपका एजेंट बन के काम करेगा, ठीक है। इसी तरह डील्स इन शेयर एंड बॉन्ड, इसके अलावा आपके जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं? शेयर्स और बॉन्ड में डील करते हैं। अगर आपको याद हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी को जब कैपिटल की ज़रूरत होती है, जब उसे सरमाया चाहिए होता है, तो वो पब्लिक को ऑफर करती है कि वो शेयर्स खरीदे। तो इस तरह पब्लिक का पैसा या सरमाया कंपनी के पास चला जाता है और कंपनी के शेयर्स जो हैं वो अल्टीमेटली पब्लिक होल्ड करती है, इस तरह वो लोग शेयर होल्डर कहलाते हैं। और बॉन्ड्स क्या होते हैं? अगर कंपनी को सरमाए की जगह लोगों से कर्ज की तलब हो,
अगर वो लोगों से लोन हासिल करेगी तो कंपनीज उसके जवाब में उन्हें क्या देंगे, बॉन्ड लिख कर देंगे, ठीक है। और बॉन्ड पर मिलने वाला फ़ायदा उनको जो मिलेगा वो इंटरेस्ट कहलाएगा, जबकि शेयर पर मिलने वाली आमदनी जो होती है वो डिविडेंड कहलाती है। प्लस एक्टिंग एज अटॉर्नी, मुख्तार-ए-कार की हैसियत से काम करना। आपका कमर्शियल बैंक आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, आपके एसेट्स पर क्या होता है, अटॉर्नी होता है। आप उससे ये सर्विस ले सकते हैं, ठीक है, कि आपकी एब्सेंस में एज एन अटॉर्नी वो काम करेगा और आपकी जायदाद की ना सिर्फ सुपरविजन करेगा बल्कि आपको हर मामले से आगाह भी रखेगा। तो अटॉर्नी देने, पावर ऑफ अटॉर्नी देने का मतलब ये नहीं कि उसको आप मालिक बना रहे हैं, बल्कि वो हमारी ही नुमाइंदगी करेगा मुख्तलिफ मामलात में। पासपोर्ट एंड वीज़ा फैसिलिटीज़, आजकल जो आपका कमर्शियल बैंक है वो आगे बढ़कर वीज़ा फैसिलिटीज़ में भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और आपको वीज़े दिलवाने में या कॉन्सुलेट से या एम्बेसी से रुजू करने में आपके साथ ताउन करने को तैयार हो जाता है। तो अब ये सर्विसेज ज़ाहिर है पर्टिकुलर है और एजेंसी के तौर पे इसलिए है कि ये हर बंदे के लिए नहीं है, जो ये सहूलत चाहेगा उसको ये सहूलत प्रोवाइड की जाएगी। प्लस टैक्स रिटर्न्स के हवाले से जब इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेस क्लास को टैक्स पे करने होते हैं तो पूरी ज़ाहिर है एक डॉक्यूमेंट्री जो कहना चाहिए एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं और उसकी कानूनी जो एप्लीकेशंस हैं उनको भी नज़र में रखना पड़ता है। तो ये पॉसिबिलिटी किसके ज़रिए मुमकिन है, जो एक्सपर्ट हो। तो बैंक्स के पास ऐसे स्टाफ के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि टैक्स के अंदर काम करते हैं, तो टैक्स रिटर्न्स में वो आपकी मदद कर सकते हैं। प्लस आजकल बैंक हज एप्लीकेशन में डील कर रहा है, ठीक है, कुछ चार्जेस के साथ वो आपकी हेल्प करते हैं कि किस तरह से हज के लिए गवर्नमेंट से अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कैसे प्रोसेस करना है, कौन सा स्टेप फर्स्ट है, कौन सा मिड में, कौन सा लास्ट में है। तो यू कैन गेट ऑल द फैसिलिटीज़ रिगार्डिंग हज फ्रॉम योर कंसर्निंग बैंक एज वेल एज डिडक्शन ऑफ ज़कात। इसके अलावा ये बैंक जो होते हैं ज़कात को भी डिडक्ट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ 1980 के बाद से ये जो चीज़ अपनाई गई कि ज़कात को अकाउंट्स में से क्या किया जाए, लेस किया जाए, माँ सिवाय करंट अकाउंट के, ठीक है। तो ज़कात को माइनस किया जाता है अकाउंट्स में से, और ये फर्स्ट रमज़ान को ये काम शुरू होता है और उसकी बुनियादी वजह ये होती है ताकि रमज़ान मुबारक के एंड तक ये पैसा जमा होने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए, ताकि मुतासिरीन जो हैं, जो ज़कात के मिस्दाक हैं, ज़कात के मसारिफीन हैं या मसारिफ हैं, उन तक ये रकम पहुंचाई जा सके ताकि वो ईद की खुशियाँ इंजॉय कर सकें। पार्टिसिपेशन इन डेट मैनेजमेंट, आपके इक्विटी में कर्ज़ों का कितना किरदार है, कितने कर्ज़े होने चाहिए, इसमें बैंक आपकी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। आपने कर्ज़ को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, इसको हम इक्विटी डेबिट रेशियो भी कहते हैं, EDR वगैरह, ठीक है, कि अगर आपके पास सरमाया है और उस सरमाए में कर्ज़ों की शरह ज़्यादा है तो ये एक नेगेटिव साइन होता है किसी की गुडविल के लिए, लिहाजा उसे कैसे मेंटेन रखा जाए, इसमें बैंक आपकी रहनुमाई करता है। ईजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके अलावा आपके कमर्शियल बैंक आपके लिए कहना चाहिए ज़र मुबादला में भी क्या करते हैं, डील करते हैं, फॉरेन करेंसी का भी लेन देन सर अंजाम देते हैं। ये सेकेंडरी फंक्शन का अगला हमने डिस्कस किया, एजेंसी सर्विसेज। तो बेसिकली फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक जो है वो दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड है। एक प्राइमरी है जिसके भी दो हिस्से हैं, रिसीविंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन्स, और सेकेंडरी फंक्शन भी दो हिस्सों में क्या है, कैटेगराइज हैं। पहला हिस्सा पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है और दूसरा हिस्सा एजेंसी सर्विसेज है। उम्मीद है ये आपको जो है टॉपिक समझ में आया हो कमर्शियल। और इसी में माय स्टूडेंट एक और अहम चीज़ जो आ जाती है वो इसका एक अहम फंक्शन क्रेडिट क्रिएशन है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है कि जो रकूमात हम बैंक में जमा कराते हैं उन रकूमात को एक ख़ास प्रोसेस से गुजार के कर्ज़ों की शक्ल देना जो है वो क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। तो मैंने डेफिनेशन डिस्कस भी थी क्लास में, द मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ बैंक्स डिमांड डिपॉजिट थ्रू अ स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ होल बैंकिंग सिस्टम इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। इसी तरह द टेंडेंसी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू एक्सपेंड डिपॉजिट एज अ मल्टीपल ऑफ देयर कैश रिजर्व इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। तो आपकी जो जमाशुदा रकूमात हैं उन्हीं को एक ख़ास प्रोसेस करके नए कर्ज़ों में तब्दील करना क्या कहलाता है, क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। ये जो कर्ज़े चले जाते हैं मार्केट में, ये दोबारा किसी और सोर्स से दोबारा घूमकर किसी और बैंक में फिर डिपॉजिट जमा हो जाता है और इट इज़ एन अनएंडिंग प्रोसेस। बैंकों के दरमियान ये रकूमाती गर्दिश चलती रहती है।
अब मैथमेटिकल हवाले से एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम मैक्सिमम क्रेडिट एक्सपेंशन को देख सकते हैं कि अगर किसी बैंकिंग सिस्टम में ओरिजिनल डिपॉजिट यानी एक्चुअल पहला डिपॉजिट एक ख़ास रकम हुई हो तो वो कितने स्टेजेस के बाद कितनी रकम तक बढ़ सकता है। तो यू कैन गेट दिस बाय यूजिंग द फार्मूला एज गिवन इन द स्लाइड। मैक्सिमम क्रेडिट एक्सपेंशन इज इक्वल टू ओरिजिनल डिपॉजिट इनटू 1 अपॉन कैश रिजर्व। कैश रिजर्व याद होगा आपको डिस्कस किया था, CRR यानी कैश रिजर्व रेशो जो स्टेट बैंक की तरफ से लगाया जाता है। तो ये हमने क्या किया, फर्ज करें 1000 आपका क्या है ओरिजिनल डिपॉजिट है इनटू 1 अपॉन कैश रिजर्व जो कि डिवाइड होगा 1 अपॉन कैश रिजर्व से। तो ये कितना है 10 है, तो 100 से डिवाइड करेंगे ताकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को ख़त्म किया जा सके और इसको सीधी रकम में तब्दील करके जब आपके पास 10 आंसर आता है तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यू कैन गेट द एक्चुअल वैल्यू। यानी अगर इनिशियल डिपॉजिट 1000 हो तो ये 10% अगर आपका CRR है तो मैक्सिमम अमाउंट जो क्रेडिट की फैलाव के लिहाज से देखी जाएगी वो 10,000 तक जा सकती है। ठीक है, तो ये एक अहम प्रोसेस है हमारी स्टूडेंट। वजह ये है कि अगर सिर्फ डिपॉजिट ही रखना बैंक का मकसद हो तो वो अपने अखराजात या अपना प्रॉफिट उसमें से जनरेट नहीं कर सकता। लिहाजा असल काम ही ये है कि वो आपके पैसे जो जमा शुदा है डिपॉजिट्स उनको क्रेडिट में तब्दील करता है और इस तरह सोर्स अपना लेता है पैसे के कमाए जाने की, और यही इसका सोर्स ऑफ प्रॉफिट है, यही सोर्स ऑफ बेनिफिट है। ठीक है मेरे स्टूडेंट, ये इसका क्रेडिट के टॉपिक था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो है। अल्लाह हाफ़िज़।